सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। 50 जो नियमित थे आप लोग के समक्ष स्थापित होते हैं और जो बिहार दरोगा बिहार यूपीएससी के बेसिक्स के दृष्टि से भी यह कक्षा महत्वपूर्ण और इसी क्रम में ऑनलाइन लगातार 50 क्वेश्चन आपको भेजा है, या तो सुबह में या शाम में, और इसका अध्ययन अवश्य करेंगे। एक्सप्लेनेशन भी दी जाते हैं। कड़ी में हम लोग आज 2 फरवरी को सुबह के सत्र में सबसे पहला प्रश्न है सत्रिया। एक राज्य में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्रिया किस राज्य की मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? इस विकल्प के अनुसार आसाम होगा, ध्यान रखिएगा। आसाम सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जैसे आप हर संभव स्थिति में याद रखें। असम की इसकी एक्सप्लेनेशन में है कि 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, तो यह में से एक प्रथम है। और ऐसे जो मुख्य शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत तमिलनाडु यह जानी जाती है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, देवदासियों के द्वारा इसका विकास किया गया था और इसके मुख्य कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई और रुक्मिणी देवी है। ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरा शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। ये अपने आप में एक कंप्लीट पुस्तक है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? तो भरत मुनि। और इसके प्रमुख कलाकार यामिनी, लक्ष्मी शास्त्री और रेड्डी, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ओडिसी उड़ीसा में प्रचलित है शास्त्रीय नृत्य। इस नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण कर नर्तक ईश्वरीय स्तुति को प्रस्तुत करता है। इसके प्रमुख कलाकारों में सोनाल मानसिंह है। कथकली केरल में है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। वल्लातोल, उदय शंकर, कृष्ण नायर, मृणालिनी, ये सब कथकली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कथक उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। नाम ही कथक कथा को नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं। जितने महाराज हैं वो सब इसके प्रमुख कलाकार होते हैं। साथ ही सीतारा देवी, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण इत्यादि महत्वपूर्ण है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर में है और यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रमुख है। इसके प्रमुख नृत्यांगना में सविता मेहता, कलावती देवी, गोपाल सिंह, ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। आतंब सिंह इत्यादि। झावेरी बहने जैसे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी हैं कुचिपुड़ी में, उसी तरह से झावेरी बहने हैं मणिपुरी में। ये भी ध्यान रखेंगे। मोहिनीअट्टम केरल के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था ताकि पूरी बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। के प्रमुख कलाकारों में कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी और भारती, ये सब महत्वपूर्ण है। श्रीदेवी भी रही हैं, ध्यान रखेंगे। तो नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट जो आसाम में है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। भारत का सबसे पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था, जिसे आप लोग याद रखेंगे पहले बिहार में ही था। ये इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ऐसे तो स्वतंत्र भारत का है। और भारत का यदि प्रथम देखा जाए तो 1906 में रानीपेट में स्थापित किया गया था और आज की तारीख में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश उर्वरक का है। चीन, अमेरिका और भारत ये महत्वपूर्ण नाइट्रोजन उत्पादक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन करता देशों में से। पोटासियम फर्टिलाइजर का हम पूरी तरह से आयात करते हैं, क्योंकि मिट्टी में, भारतीय मिट्टी में एनपीके में नाइट्रोजन और फास्फोरस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान रखें। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में की गई। उर्वरक के लिए नेफ्था, ये भी ध्यान रखिएगा। कोक, भट्टी गैस, हाइड्रोजन
प्राकृतिक गैस, जिप्सम आदि कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। राजामुंद्री में भी है और आंध्र प्रदेश में है, जो गोदावरी नदी के किनारे है। ये अपने आप में कंप्लीट जीके है। इसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? नाम ही से स्पष्ट आइसोटोप्स कि यह वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, लेकिन परमाणु संख्या एक ही होती है, इसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं और उसके तीनों नाम भी अलग अलग होते हैं, ध्यान रखें, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसे हर संभव स्थिति में याद रखें और इसका उपयोग होता है किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में, जिसमें प्रोटीन का उपयोग करते हैं। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से घेगा के रोग में I-131 का इस्तेमाल करते हैं। एक समभारिक भी होता है जिसमें द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या समान होती है, जैसे आर्गन, कैल्शियम। परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों में समान है, तो हम लोग आइसोबार के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग समभारिक या आइसोबार, द्रव्यमान संख्या समान होती है और जो अनुसंख्या है वो अलग अलग होती है। ट्राइटियम और हीलियम से ध्यान रख सकते हैं। सम न्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं, दोनों का जब निकालेंगे न्यूट्रॉन की संख्या तो न्यूट्रॉन की संख्या A-Z करके निकलती है। दोनों का जो न्यूट्रॉन होगा वो दोनों का इक्वल होगा, तो ध्यान रखेंगे कि अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन टेबल है। इस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु अंगद, सभी गुरु हैं, सिख धर्म में कुल 10 गुरु रहे हैं। अर्जुन देव भी काफी महत्वपूर्ण थे। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी और गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसे भी ध्यान रखेंगे। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे, जिनका जन्म आधुनिक ननकाना साहिब में 15 अप्रैल 1469 को हुआ। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव सच्चा बादशाह की उपाधि थी और अकबर के समकालीन थे। आदि ग्रंथ इन्होंने ही लिखा था, तो ध्यान रख सकते हैं। इस तरह से ऐसे छोटे छोटे बिंदु आप परीक्षा की दृष्टि से जरूर याद रखिए। 1589 में अर्जुन देव ने अमृतसर के सरोवर में हरमिंदर साहब का निर्माण किया। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु थे, जिनका जन्म बिहार पटना में हुआ था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी, किसी भी स्थिति में नहीं भूलना। गुरु अर्जुन देव के विषय में अभी बताए कि आदि ग्रंथ की रचनाकार थे। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में स्थापित किया। निम्न कथनों का के ऊपर विचार करना है। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां होती है, बिल्कुल ठीक है, और इसका स्रोत हिमानी होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए और आर दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहा है, पुष्टि भी करता है। दोनों सही है, पुष्टि भी करता है। भारत के अपवाह तंत्रों में अनेक छोटी बड़ी नदियां हैं। हिमालय के अपवाह तंत्रों में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि यह बर्फ पिघलने से और आगे बढ़ती है। नदियां महाखड्ड को गॉर्ज कहते हैं, उससे गुजरती है। इसके अलावा पर्वतीय मार्ग में भी आकार की एक घाटी और छिपरिया और जलप्रपात भी बनाती है। कोसी को बिहार नदी का स्रोत कहते हैं, क्योंकि अपना मार्ग बदलती है। ये भी ध्यान रखेंगे, यह नदी पर्वतों के ऊपरी छत से भारी मात्रा में अवसाद लेकर मैदानी भाग में जमा करती है। हिमालय नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र सबसे बड़ी नदी तंत्र है, ध्यान रखेंगे। गंगा नदी तंत्र अपने क्षेत्र और संस्कृति के कारण जाना जाता है। गंगोत्री से निकलती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। बिहार में 12 जिलों में गंगा बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़ी नदियों में से है, ध्यान रखें। मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से निकलती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता की जरूरत होती है?
तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है 4 राज्यों में। तो अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं, ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए ये सब शर्तें हैं। 4 या उससे अधिक में डाले गए वैध मतों का 6%, ये पहला पॉइंट है। इसके अलावा किसी एक राज्य या राज्यों से विधानसभा को कम से कम 4 सीटें, या लोकसभा में 2%, लेकिन कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में ये 2%। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 224 से 324 से 329 के बीच होता है, जिसे आप याद रखने का प्रयास करें। वर्तमान में 6 हैं, पुराने आंकड़े हैं। 6 हैं। आप आम आदमी पार्टी जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी, वो राष्ट्रीय दल के रूप में है। इस क्षेत्र में भारत का पहला सहकारी आंदोलन शुरू हुआ था, तो ऋण के क्षेत्र में निकोलसन समिति याद रखिएगा, हालांकि एक्सप्लेनेशन में आगे है ही, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैकलेन, मान में मैकलेन, वैद्यनाथ समिति इत्यादि सहकारी के क्षेत्र को मजबूती प्रदान किया। भारत में पहला सहकारी आंदोलन कृषि के क्षेत्र में 1904 से 11, 1903 में अपनी रिपोर्ट दिया और एक अधिनियम बनाया गया। इसका दूसरा चरण 1912 से 18 में, लेकिन जो महत्वपूर्ण है 1904 निकोलसन समिति। नीमू बाजगो परियोजना जो है, बांध जो है, वो सिंधु नदी पर है, हिमालय नदी तंत्र की सबसे लंबी नदियों में से है। नीमू बाजगो सिंधु नदी पर है। कोयना प्रोजेक्ट कोयना महाराष्ट्र में है, यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। पेरियार नदी पर केरल में है, और यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। भारत के कुछ नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित है जो आपकी परीक्षा में काम देगा। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर है, ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है। उकाई ताप्ती नदी पर है, ध्यान रखेंगे। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है, जबकि उकाई गुजरात में है। पान सागर परियोजना सोन नदी पर है। पान सागर परियोजना सोन नदी पर है, जिसे हर संभव स्थिति में याद रखेंगे। वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित होती है? वस्तु के कीमत में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। यही इससे संबंध है, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो 5.5 के करीब में है। और अभी कल जो अंतरिम बजट आई है उसमें बेरोजगारी का दर भी आपने देखा होगा 3.5% के करीब में। तो ऐसे आंकड़ों को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बजट अंतरिम बजट के अनुसार, तो कल हम अंतरिम बजट का आप लोग को भेजे हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। एक ओवरऑल व्यू बनता है, देखने से ओवरऑल व्यू बनेगा। तो उसके बेसिक्स भी मैंने आप तक पहुंचाया है। किसी वस्तु ये तो उसी को दर्शाता है। लिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो सभी समाज का स्वतंत्र मजदूर संघ की स्थापना की गई, रिपब्लिकन पार्टी की गई, समता दल की गई। दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच का स्थापक नहीं थे, ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, यह परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने किया? तो ध्यान रखिए। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अनुसूचित जाति परिसंघ बनाया था 1942 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत भारत एक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। बहिष्कृत भारत एक पत्रिका का भी संपादन किया। ये 3 तथ्य को किसी भी स्थिति में नहीं भूले। अंबेडकर यदि पूछेगा तो यहीं से आएगा। और फिर संविधान सभा में अंबेडकर पहले तो बंगाल और बाद में फिर महाराष्ट्र से बॉम्बे प्रांत से चुने गए थे, चूंकि बंगाल का विभाजन हो गया था। तो ध्यान रखेंगे। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार होता है? ये नागरिकों के सुनिश्चित स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो पूर्व में 7 थे, अब 6। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित सभी मूल अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट है। व्याख्या
19 से 22 के बीच में की गई है। और अनुच्छेद 19A में बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी से हर संभव स्थिति में याद रखेंगे। और बी में शांतिपूर्ण एकत्रण सभा करने की, सी में 19 के सी में संघ बनाने की, एकदम याद रखिएगा इसको। ई में आवागमन की स्वतंत्रता है, ई में किसी में निवास करने की स्वतंत्रता है, और जी में व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। मैंने अभी कहा कि मूल संविधान में 7 था, संपत्ति के अधिकार थे, उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के समय में इसे लीगल राइट बना दिया गया और अनुच्छेद 300 क से जोड़ दिया गया, और अनुच्छेद 300 क से जोड़ दिया गया। अब यह कानूनी अधिकार के रूप में है। इसे हर संभव, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर आप लोग नजर रखेंगे। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन छिद्र से तात्पर्य है कि समताप मंडल से संबंधित ओजोन छिद्र है, और जब ओजोन की मोटाई कम हो जाती है, परत की मोटाई कम हो जाती है CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, से हम ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। शिक्षा के दृष्टि से इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास करिए, इसका CFC वगैरह। और ये अल्ट्रावायलेट रे तो विकिरण से आती है, उसको रोकने का प्रयास करती है, लेकिन जब वो पृथ्वी तक आती है तो आंखों के रोग, त्वचा संबंधी रोग हानि के कारण 16 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन के जो मोटाई है को मापने के लिए हम लोग डॉप्सन यूनिट का प्रयोग करते हैं। के बाद ओजोन के बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में आयोजित किए गए, जो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। इसे ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, न्यूयॉर्क शहर का मुख्यालय के प्रमुख 6 अंग हैं। सुरक्षा परिषद का काम शांति बहाल करना है, तो 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी और 5 स्थायी। महासभा में सभी सदस्य होते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग है, याद रखेंगे। एंटोनियो गुटेरेस के वर्तमान अध्यक्ष है, और जब भी इसके नए अध्यक्ष हो, उस अध्यक्ष को याद रखिएगा। सम्मिलित करना है, ये सब अभ्यारण्य है, और ये अभ्यारण्य कहाँ कहाँ है आप देख सकते हैं। इंद्रावती अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ में, 1 का 4। पेरियार जो है केरल में है, अभी जस्ट हमने बताया भी था, 3 का 3। क्या सिंपलीपाल उड़ीसा में है, का 2, और बांदीपुर कर्नाटक में, 3 का 1। 4, 3, 2, 1 जिसमें भी होगा वो सही हो जाएगा। ये आंसर है। और ये अभ्यारण्य को याद रखिएगा कौन कहाँ है, काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, पर नजर रखेंगे। इसका ये एक्सप्लेनेशन है। सिंपलीपाल उसमें हाथी अभ्यारण्य के रूप में जाने जाते हैं, जबकि इंद्रावती टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है, और केरल का पेरियार भी हाथी के रूप में ही जाने जाते हैं, जबकि बांदीपुर टाइगर के। भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट है, तो हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश है, जिसे हर संभव स्थिति में आपको याद करके रखना है चाहिए। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाऊ है, ठीक है कि नहीं। अब 54 हमारे पास 54 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, और जिसमें से 14 को हम वैश्विक संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। ये भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ये हाइड्रोमीटर है, स्वतंत्र तरल पदार्थ के गुणों को मेजरमेंट करता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। हिप्सोमीटर समुद्र तल की ऊंचाई को मापता है, ध्यान रखेंगे। और ग्रेविमीटर के द्वारा पानी की सतह पर जो वायल है की उपस्थिति का ज्ञान होता है। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टि, ध्यान रखेंगे। ये सुमेलित करना है, उद्योग है, अवस्थिति है। और इसी क्रम में आपको उस बिंदु को ध्यान रखना है, जैसे रेलवे
रेलवे के लिए भिलाई है। जैसे मोटर वाहन है, मोटर वाहन पीथमपुर जबलपुर में है जो भारत का डेट्रॉइट है। पोत निर्माण है तो कोची है, और साइकिल के लिए लुधियाना है। इस तरह से ये चॉइस इसके सही होंगे। इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। तो पोत निर्माण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोची। मोटर वाहन पीथमपुर जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में है। और भारत का डेट्राइट, और भारत का डेट्राइट है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। पोत निर्माण के लिए कोची, इमरान कयाल के मुहाने पे स्थित कोची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अरब सागर की रानी भी है। ये भी छोटे तथ्य हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। पूरब का वेनिस कहलाने वाला यह बंदरगाह केरल के मालवार तट पर स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण जलयान प्रयोगशाला, विमानशाला और पेट्रोलियम शोधन के लिए प्रसिद्ध। भिलाई छत्तीसगढ़ राजस्थान में स्थित है और पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी। लुधियाना साइकिल सतलज नदी के किनारे साइकिल के लिए और ऊन के लिए जाना जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम 15 फैक्ट के को लेकर आपके समक्ष फिर का पार्ट 2 भी जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि सिर्फ इस पे 15 क्वेश्चन नहीं देखिए, तो 50 से अधिक तथ्यों को आपने देखा होगा कम से कम। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस छोटी सी परिचर्चा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। और ध्यान रखें कि हमारे विद्यापति को याद रखिएगा। चलते चलते महाकवि के रूप में विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध कवि थे। मैथिली भाषा के सबसे प्रिय कवियों में से एक। इनकी रचनाएं 3 याद रखेंगे: पद्मावली, कृति पताका और कृति लता। है कि नहीं? पद्मावती कहता हूँ, पद्मावली, कृति पताका और कृति लता, इन्हें हर संभव स्थिति में याद रखें। बिहार के परीक्षार्थी। और रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म सिमरिया में हुआ था और राष्ट्र कवि के रूप में स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता से पहले विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते रहे। कि प्रमुख रचनाओं में कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, रश्मि रथी है, रेणुका, हीरे की नाव, हारे की हरिनाम है। तो इनके याद रखेंगे। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1973 में मिला था, जिसे हर संभव स्थिति में याद रखेंगे। और इसी क्रम में उन्होंने कालांतर में परशुराम की प्रतिज्ञा और संस्कृति के 4 अध्याय, हालांकि संस्कृति के 4 अध्याय राहुल सांकृत्यानंद ने भी लिखा, जो किसान नेता भी थे, और इन्होंने भी लिखा। तो विकल्प के अनुसार इसको समाधान करने का आप लोग प्रयास करेंगे। चलते चलते मैं बता दूं कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनको आपको स्मरण में करके रखना चाहिए। उसमें विशेषकर बिहार की परीक्षा के लिए मुनेरी, सफीउद्दीन मुनेरी, जो प्रसिद्ध सूफी फिरदौसी संप्रदाय के संत थे और जिनका जन्म मनेर में हुआ था। और उनकी जो प्रमुख रचना थी वो मकतूबेवाद ये सदी, मकतूबेवाद ये सदी, मकतूबेवाद ये सदी। मनेरी याद रखेंगे, फिरदौसी सूफी आंदोलन से संबंधित आंदोलन 14 सिलसिला में बटा हुआ है, जो अब्बुल फजल के आईने अकबरी में है। जब बिहार के तथ्यों में जाएंगे तो आर्यभट्ट 476 ईस्वी में इनका जन्म कुसुमपुर पटना में ही हुआ था, खगोल में। दशमलव प्रणाली के आविष्कारक और शून्य के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। और सबसे प्राचीन जो व्याकरणाचार्य संस्कृत के थे, अष्टाध्यायी, जिन्होंने लिखा पाणिनि। ऐसे नामों को किसी भी स्थिति में आप नहीं भूलें। एक नाम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जीवक अरण्यक वंश का प्रसिद्ध चिकित्सक था और राजगीर का निवासी था जीवक, तो हर संभव स्थिति में याद रखेंगे। और महात्मा बुद्ध के शिक्षक अलार कलाम केसपुत के निवासी थे, उन्हें याद रखने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।